हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 13 जो आपका द नेशनलिस्ट जो मोमेंट जो आपका स्टार्ट हुआ था 1885 से लेकर आपके 1919 के बीच, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। यानी अभी यहाँ पर हमने 1857 में जो देखा था कि जो हमारा जो कहीं ना कहीं आपके जो इंडिपेंडेंस का जो मोमेंट्स है, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई है वो स्टार्ट हुआ था। तो उसी से आगे बढ़ते हुए जो नेशनलिस्ट जो मोमेंट है, यानी जो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन की हम बात करते हैं, तो वो जो है 1885 से लेकर 1990 तक चला। सो यहाँ पर एक जो टाइम लाइन दिखाया गया, जहाँ पर आपको नजर आ रहा है 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, वो इसके बारे में हमने प्रीवियस जो क्लासेस है वहाँ पर स्टडी किया था। देन यहाँ पर एक जो मेजर जो इवेंट होता है कि एक जो मेजर जो घटनाएं घटती है, क्या होता है कि जो एम्पेरियल जो दरबार है वो हेल्ड होता है कहाँ पर, दिल्ली में 1877 में। देन उसी समय 1878 में इंडियन आर्म एक्ट है वो पास किया जाता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे कि आखिर होता क्या चीज़ है। देन 1883 में एक इल्बर्ट जो बिल है वो पास आउट होता है, और उसमें क्या जो बातें हैं, क्या मेन जो पॉइंट्स थे, उसको हम लोग आगे जो जैसे जैसे हमारा क्लासेस आगे बढ़ते जाएगा तब देखेंगे। देन 1855 में जो है ओ ह्यूम है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसको स्टार्ट करता है 1885 में। देन एक मेजर जो पॉइंट इवेंट आता है कि आपका 1805 में पार्टीशन होता है किसका, बंगाल का। और यहाँ पर जो बायकॉट जो मोमेंट है, स्वदेशी मोमेंट्स है, वो स्टार्ट होता है 1905 में। 1906 में आईएनएस है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो डिमांड करता है किसका, स्वराज का। और इसी बीच जो अलग से एक जो मुस्लिम लीग है उसका फॉर्मेशन होता है। देन आप जो देखेंगे आपको नजर आ रहा है 1909 में मॉडली मिंटो जो रिफॉर्म्स है वो स्टार्ट किए जाते हैं। देन आपका जो टाइम पीरियड है आगे बढ़ता है 1911 में। आपका क्या होता है, डिसीजन टू रीयूनाइट बंगाल एंड शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। यानी अब ब्रिटिश के द्वारा फिर से बंगाल है, जिसको अलग दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, उसको फिर से क्या किया जाता है, एक किया जाता है। और कलकत्ता से जो कैपिटल है, पहले कलकत्ता हुआ करता था, उसको शिफ्ट करके अब दिल्ली ले जाया जाता है। देन इसी बीच 1914 से लेकर 1980 तक आपके फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा जाता है। देन 1919 में आपके मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, या फिर जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है, वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आज इस जो चैप्टर है वहाँ पर हम जो देखेंगे आपका कब 1919 तक, यानी 1885 का जो से लेकर आपके 1919 के बीच जो नेशनलिस्ट जो मोमेंट्स में जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हुए, इम्पोर्टेंट जो घटनाएं घटी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर हम आगे देखें कि जैसे आपने 1857 का जो रिवोल्ट है वहाँ पर आपने देखा था कि ब्रिटिश ने जो ये जो रिवोल्ट हुआ था उसको पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था, यानी खत्म कर दिया था। बट resentment against the British continued to simmer among the people of India। मीन्स यहाँ पर जो रिवोल्ट है वो तो समाप्त हो गया, बट अभी भी जो उनके अगेंस्ट जो विद्रोह था वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में था, और समय समय पर ये विद्रोह हैं, जो लड़ाइयाँ हैं उनके अगेंस्ट वो होते रहे, और अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट में हुए। तो ब्रिटिश ने उसको क्या कर दिया, लोगों को उस विद्रोह को शांत कर दिया। जैसे यहाँ पर रिबेलियन है, जो फार्मर बिहार हुआ है, उसने लड़ाई लड़ी थी, जो इंडिगो जो प्लांटर थे आपके बिहार के, वो बट दिस एग्जिनेशंस वेयर लोकलाइज्ड एंड डिड नॉट constitute a single nationalist movements against the British that took more time to develop। यानी ये जो अलग अलग पार्ट्स में जो अलग अलग विद्रोह होते गए, तो कहीं ना कहीं वो जो एक जो मोमेंट्स है, जो सिंगल जो नेशनलिस्टिक जो मोमेंट्स जो बनना चाहिए, यानी जो एक जो राष्ट्र के प्रति जो मोमेंट्स बनना चाहिए, विद्रोह होना चाहिए, वो नहीं बन पाया, और इसको बनने में थोड़ा सा समय लगा। ओवर नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स के बाद क्या आने वाले और जो 10 सालों में देखा जाए, तो जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगा था। और नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, नेशनलिज्म अ फीलिंग ऑफ प्राइड इन वंस कंट्री, यानी अपने जो देश है, अपने एक जो कंट्री है, उसके प्रति देशभक्ति की जो भावना है वही कहलाता है क्या, नेशनलिज्म। प्राइड करना, अपने देश के प्रति गर्व होना, वही क्या है आपका नेशनलिज्म है। सो इट आल्सो रेफर टू द desire for freedom felt by people under foreign domination as in the case of pre-independent। मीन्स अब यहाँ पर आप जो देखेंगे तो जो नेशनलिज्म में क्या होता है कि अगर किसी के अंडर कंट्रोल में कोई
कंट्री है तो वहाँ के जो लोग हैं उनके मन में उससे आज़ाद होने की एक जो ललक है, एक जो तड़प है वो होने लगती है। तो यही जो चीज़ें हैं इंडिया में हुआ। एंड देन इज दिस ग्रोइंग सेंस ऑफ नेशनलिज्म लेड टू द बर्थ ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स एंड इवेंचुअल फ्रीडम फॉर कॉलोनियल रूल्स। मीन्स अब यहाँ से जो जैसे जैसे नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो ग्रो होते गया, तो नेशनल मोमेंट्स है वो बढ़ते गया, और जो कॉलोनियल जो रूल्स है यानी किसी के शासन में थे, जिसके अंडर कंट्रोल में थे, वो अब धीरे धीरे दूर होने लगा था, और लोग जो है अपने देश के प्रति सोचने लगे थे और उनको आज़ादी चाहिए था। सो रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, अब वो क्या रीज़न थे जिसके कारण से लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना आती गई। तो सबसे पहले है कि कुछ जो अलग अलग जो फैक्टर्स थे इंडिया में जिसके कारण से हुआ। तो फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर, अवेकिंग ऑफ द इंडियंस टू देयर रिच कल्चरल हेरिटेज, यानी उनके जो सांस्कृतिक जो विरासत है उसके प्रति इंडियंस को क्या हुआ, वो जागरूक होते गए, उनको पता चला। जैसे यहाँ पर वेस्टर्न जो स्कॉलर थे मैक मुलर और विलियम जॉन्स, उसने क्या किया कि जो इंडियन जो कल्चरल जो टेक्स्ट है, बुक्स है, जैसे वेदास और उपनिषद है और जो अदर जो वर्क है उसको, इंडियन जो लिटरेचर है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो उससे क्या हुआ कि देयर रिसर्च एंड राइटिंग मेड इंडियंस अवेयर ऑफ देयर ग्रेट कल्चर हेरिटेज, यानी अब जो इंडियंस को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश है वो इनके जो ट्रेडिशनल जो बुक्स है, इनके जो आपके जो कल्चर जो हेरिटेज है उनको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन द वर्क ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये कहीं ना कहीं इनके जो वर्क है लोगों को ये जागरूक करते रहे और लोग इसको प्राइड महसूस करते हैं इंडियंस को उनमें कि हम क्या हैं, अपने आप में सक्षम है। लोगों को जागरूक करने लगे, जो ट्रेडिशनल जो कस्टम जो चले आ रहे थे उनको दूर करने का प्रयास किया गया, लोगों को एजुकेट किया गया। इट मेड देम रियलाइज दैट दे वेयर नो वे इन्फेरियर टू द यूरोपियन, यानी किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, यूरोपियन से घबराने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट आता है कि एक्सपोजर टू वेस्टर्न आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म, यानी वेस्टर्न जो आइडियाज डेमोक्रेसी और जो नेशनलिज्म है जो आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन जो रेवोल्यूशन से निकल के आया था। सो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन टू इंडियंस टू ट्रेन देम टू बिकम क्लर्क और ऑक्यूपाई other lower level positions in government service. They also expected the educated Indian to be loyal to them, यानी जो क्लर्क के लिए जैसे हमने पहले देखा था कि उसने एजुकेट किया था। सो अब उनको एहसास, ब्रिटिश सोचे कि कहीं ना कहीं वो जो ज़्यादा एजुकेट होंगे तो उनके प्रति लॉयल होंगे। बट इसका जो एक ऐसा इफेक्ट हुआ कि द न्यू एज सिस्टम ऑफ एजुकेशन एक्सपोज द इंडियन लीडर टू वेस्टर्न आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म, यानी जो इस समय जो लीडर थे उनको जैसे जैसे वो एजुकेट होते गए तो उनको जो वेस्टर्न जो आइडियाज़ है, डेमोक्रेसी जहाँ पर पीपल्स का जो है गवर्नमेंट होता है, नेशनलिज्म देशभक्ति जो फीलिंग्स है वो उनके मन में आती लगी। देन ये क्या होने लगे कि दे लर्न ऑफ एंड वेयर इंस्पायर बाय द फ्रीडम स्ट्रगल दैट हैड टेकन प्लेस इन कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड फ्रांस, यानी जो फ्रांस में अमेरिका में जिस टाइप का जो मोमेंट्स हुआ था उसी टाइप के जो थिंकिंग है, सोच है, यहाँ पर भी आने लगे। और ये क्या होने लगे, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है आइडियाज़ है लोगों का, वो क्या है डिफरेंट पार्ट्स में अलग के कंट्रीज में फैलने लगा। और दिस हेल्प यूनाइट देम इन देयर कॉमन फाइट फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल्स, यानी जैसे एजुकेट हुए तो वो लोग और दूसरे को एजुकेट करने लगे, उनको मोटिवेट करने लगे, और जो लोग हैं वो जागरूक होने लगे और अपने जो कॉमन जो सभी का जो एक डिमांड था कि जो ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए तो उसके लिए लड़ने लगे। देन बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, द रेल एंड रोड नेटवर्क एंड द पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम इस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश हेल्प टू यूनाइट द इंडियंस, यानी जो ब्रिटिश के द्वारा पोस्ट है, टेलीग्राफ है, रोडवेज रेलवे का नेटवर्क बिछाया गया, तो उससे कहीं ना कहीं जो इंडियंस है उनको यूनाइट एक होने में उनको मदद मिला। द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री वे आर एबल टू communicate better with each other. They were thus able to see how all Indians shared the same culture and values, यानी इससे क्या हुआ कि कम्युनिकेशन हुआ लोगों के बीच, एक दूसरे के जो ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज हुई, तो जो कल्चर है एक दूसरे को जानने को मिला और वो कहीं ना कहीं सोचने लगी कि हम सभी एक है। और सपोर्ट फॉर रिवोल्यूशनरीज आइडियाज कुड स्प्रेड फास्टर नाउ
फ्रॉम वन पार्ट टू द कंट्री टू अनदर पार्ट। यानी अब यहाँ पर हुआ कि आइडियाज़ हैं, जो थिंकिंग है, जो फीलिंग्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी फैलने लगे। देन ग्रोथ ऑफ द रीजनल प्रेस एंड रीजनल लिटरेचर, यानी जो स्थानीय लेवल पर जो प्रेस है, पत्र पत्रिकाएं छपी, मैगजीन्स हुए, वहाँ पर रीजनल जो कल्चर हुए, जिसमें द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म वाज द ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर, दैट इज रीजनल लैंग्वेज, जर्नलिज्म एंड लिटरेचर। यानी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी लोकल जो लैंग्वेज है वो डेवलप होने लगा। लोकल लैंग्वेज में जर्नलिज्म में पत्र पत्रिकाएं छपने लगी, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है, वो आने लगे। बहुत सारे जो लिटरेचर वर्क है, आपके जो म्यूजिक है वो बनने लगे, संगीत है वो बजने लगा। तो उससे क्या हुआ कि जो द रीजनल प्रेस वाज एबल टू रीच अ फॉर ग्रेटर ऑडियंस विथ इट्स रिवोल्यूशनरी आइडियाज दैन इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस। पीपल लाइक बाल गंगाधर तिलक, सुब्रमण्य भारती, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर एंड राम प्रसाद बिस्मिल्ला इंस्पायर पीपल विद देयर राइटिंग इन देयर मदर टंग्स। मीन्स यहाँ पर ये सब जो राइटिंग्स होते गए, वो लिखाई होते गया, लोकल लैंग्वेज में प्रेस आने लगे। जैसे आप जो देखेंगे तो आपका उस समय जो बंगाली में है, आपके जो कन्नड़ में है, आपके जो तमिल लैंग्वेज है, पंजाबी में है, तो जिस लैंग्वेज में जिधर जो जो चीज़ बोला जाता है तो उस लैंग्वेज में प्रेस पॉम्पलेट्स है छपने लगे, उस लैंग्वेज में संगीत आने लगे, लोगों को मोटिवेट होने लगे। तो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के जो फीलिंग्स है वो जागने लगा। आपके जो उस समय के लीडर बाल गंगाधर तिलक की बात किया गया, बंकिम चंद्र है, सुब्रमण्यम स्वामी, रविंद्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ये कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने में लगे हुए थे। देन आपका इकोनॉमिक जो एक्सप्लोरेशन बाय द ब्रिटिश के द्वारा जो यहाँ पर एक आर्थिक जो शोषण किया गया था, उसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश हैज impoverished India. Also, the many menaces that ravaged the countryside through the second half of the 19th century aggravated the pathetic conditions of the पेशेंट्स। मीन्स आपके जो कहीं ना कहीं इंडिया में ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक जो पॉलिसीज है, और उसने एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं दिया, तो बहुत बड़ी जो फेमिना है, अकाल है, वो नया आपके 19th सेंचुरी के जो सेकंड हाफ है वहाँ पर पड़ा, और वहाँ उस समय फार्मर की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। सो इन 1877 द ब्रिटिश गवर्नमेंट held the imperial darbar in Delhi at great cost of the treasury, even through the country was grief of a terrible famine. These callous attitudes of the British further antagonized the Indians. आपका जो 1877 में जो ब्रिटिश दरबार लगा था, इंपेरियल जो दरबार है, यानी वहाँ के जो राजा बनने के उसी में एक बहुत बड़ा जो दरबार लगाया था, वहाँ पर बहुत सारा जो राष्ट्रीय जो खजाना इंडिया का जो धन है उसको बर्बाद किया गया, वेस्ट किया गया। और उसी समय देखेंगे तो एक जो इंडिया का जो पार्ट था वो अकाल से, फेमिना से ग्रस्त था, लोगों के लिए खाने पीने की जरूरत की चीज़ें नहीं थी, बट इस बहुत एम्पीरियल दरबार में बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। तो कहीं ना कहीं इससे इंडियन जो है क्या हो गए थे, क्रोधित हो गए, और उसमें नेशनलिज्म के जो फीलिंग्स है वो जागृत हुई थी। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस के अगेंस्ट जो भेदभाव हुआ, उसमें आप देखेंगे तो 1878 की बात है। गवर्नमेंट अनाउंस दैट द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर सिटिंग इन इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनर्स वाज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 19। यानी जो पहले 21 हुआ करता था सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता था इंडियंस के लिए, वो अब 19 कर दिया गया, यानी और कम कर दिया गया। जिससे क्या हुआ कि इंडियन जो ऑलरेडी फाउंड इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट विद द इंग्लिश since the examination was in England and held in English and held in England। यानी पहले से लोगों को, इंडियंस को प्रॉब्लम होता था, 21 वर्ष था, उनका जो स्टडी है इंग्लिश है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता था, और पूरा पूरा का पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में होता था, साथ ही साथ वो कहाँ पर, इंग्लैंड में होता था। अब जो और उम्र कम, एज कम कर दिया गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। सो द न्यू रेगुलेशन फर्दर रिड्यूस देयर चांसेस ऑफ ज्वाइनिंग द सिविल service. The same year, the Indian Arms Act was passed, which forbade Indians from possessing weapons.
यानी इसी समय क्या हुआ कि इंडियंस आर्म एक्ट पास किया गया, जिसमें क्या हुआ कि जो इंडियंस है उसको हथियार रखने से मना कर दिया गया। द वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है 1878 में फॉरबेड एनी प्रो प्रोकेटिव राइटिंग इन रीजनल लैंग्वेजेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यानी अब जो प्रोवोकेटिव जो राइटिंग्स की बात किया गया कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी चीज़ें हैं वो रीजनल लैंग्वेज में, रीजनल प्रेस में नहीं लिखा जा सकता था। सो द पॉलिटिकल कॉन्शियस इंडियंस सॉ इट एज अटेम्प्ट टू सप्रेस द ग्रोइंग नेशनलिस्टिक क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश रूल। यानी इसको कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो इंडियंस का जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो लिखते थे, उनके अगेंस्ट जो उनकी फीलिंग्स है जो एक्सप्रेस करते थे, नेशनलिज्म का जो फीलिंग बढ़ते जा रहा था उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा। देन टिल 1883 यूरोपियंस इन इंडिया कुड ओनली बी ट्राइड बाय यूरोपियन कोर्ट ऑफ tried by European courts of law. In 1883, a bill was passed which provided that the British or Europeans in India could be tried by an Indian judge. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो पहले क्या होता था कि 1883 में यूरोपियंस है वो जो है ट्रायल किया जाता था, यूरोपियन कोर्ट्स में होते थे। देन एक जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया उसमें क्या हुआ कि जो 1883 का जो बिल हुआ, ब्रिटिश हो या फिर यूरोपियंस हो, उनको क्या किया गया कि इंडियन जज है उनके द्वारा भी ट्रायल किया जा सकता था। सो दिस बिल कॉल्ड द इल्बर्ट बिल एम्ड एट इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी बिटवीन इंडियंस एंड इंग्लिश जज इन इंडियन कोर्ट। यानी अब यहाँ पर हुआ कि जो इंडियन कोर्ट में इंडियन और इंग्लिश दोनों टाइप के जो जज हो सकते थे, बट द इंग्लिश कम्युनिटी एंड द अदर यूरोपियंस इन इंडिया रिएक्ट हार्शली declaring that even the most highly educated Indians were unfit to try यूरोपियंस। यानी अब यहाँ पर हुआ कि जितने भी उन इंग्लिश कम्युनिटी है उसने विरोध करने लगा कि इंडियन जितना भी एजुकेटेड हो जाए, जितना भी पढ़ लिख ले, जितना भी वो बड़ा कोर्ट में जज बन जाए, बट ये यूरोपियंस का ट्रायल वो नहीं कर सकता है। सो अल्टीमेटली इन रिस्पॉन्स टू this reaction the government amended the bill. The Indians were shocked by the response of the Europeans. अब यहाँ पर हुआ कि इंडियंस शॉक्ड हो गए कि ये जो बिल है उसको वापस लिया गया, और ये क्या हुआ कि जो नेशनल लेवल पर इक्वल जो राइट्स जो मिल रहा था इंडिया उसके अगेंस्ट था। देन टू हैव देयर डिमांड मेड बाय द गवर्नमेंट। यानी कहीं ना कहीं ये जो उनको आप देखेंगे तो न्यायपालिका में जो जुडिशियल जो सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम है, वहाँ पर अगर इंडियन जज भी है यूरोपियंस का जो निर्णय देते और खास के साथ इंडियंस का, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इक्वलिटी आती। लेकिन उसके अगेंस्ट में ब्रिटिश और इनके जो गवर्नमेंट साथ ही साथ इनके जो पीपल्स हैं यूरोपियंस है वो सभी हो गए थे। देन अदर जो मेजर है, कुछ अदर जो रीजन है जिसके कारण से नेशनलिज्म जो है फीलिंग्स है, उसमें आता है कि सेवरल अदर मेजर अंडरटेकन बाय द ब्रिटिश इनडायरेक्टली हेल्प यूनाइट फॉर इंडिया। जिसमें आपका है British brought India under a single system of administration. They introduced a uniform code of law for all Indians irrespective of region, caste and creed and declare all Indians to be equal before the law. यानी इंडिया में क्या हुआ, उसने एक जो सिंगल जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो इस्टेब्लिश कर दिया था। साथ ही साथ एक जो यूनिफॉर्म कोड जो लॉ है, एक ऐसा जो कानून बनाया था जिसमें सभी जो है, चाहे वो कोई भी जो धर्म के हो, जाति के हो, कोई भी रंग के हो, सभी को कोर्ट के नज़रों में इक्वल कर दिया गया था। तो इसके साथ ही साथ क्या होगा कि इसका इफेक्ट ये पड़ा कि सभी जो लोग हैं वो एक समान समझे जाने लगे। एंड दे सेट अप अ मॉडर्न इंडस्ट्रीज वेयर पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन्स वर्क टुगेदर। यानी यहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया गया जहाँ पर कोई भी जो धर्म है, जाति है, कहीं किसी भी रीजन के जो लोग हैं यहाँ पर आकर वर्क कर सकते थे। सो ये कुछ जो रीजन्स है, मेन जो रीजन्स है जिसके कारण से इंडियंस में नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है वो जाग रही थी, लोग जो है एक होते जा रहे थे, देशभक्ति की जो भावना है वो उनके मन में आ रही थी। सो ये तो हो गया आपका रीजन जो नेशनलिज्म का फीलिंग्स हुआ। देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिश किया जाता है। सो इसको हम जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।